Hello everyone and I welcome you all to Learning from Scratch। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हमने पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर लिया था, आप जाके देख सकते हैं। क्लास 7 की जो प्लेलिस्ट है चैनल में वहाँ पे डाल रखा है पार्ट 1। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम फटाफट पहले रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था पार्ट 1 में। तो हमने देखा था कि फर्स्ट मैप जो है वो 1154 CE में बना था, मतलब 1154 कॉमन एरा में बना था। किसने बनाया था? एक अरब जोग्राफर थे अल इदरीसी, उन्होंने बनाया था। और मैप 2 जो है वो 1720s में बना था, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। दोनों मैप जो है वो सब कॉन्टिनेंट के हम देख सकते हैं, पर काफ़ी डिफरेंट है दोनों। अभी डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो थी वो चेंज हो गई थी, क्योंकि इन दोनों की जो मैप है उन दोनों के बीच में डिफरेंस है 600 ईयर्स का। अब 600 ईयर्स के बीच में क्या हुआ कि जो सब कॉन्टिनेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो थी वो चेंज हो गई। पहला रीज़न तो ये है। सेकेंड रीज़न ये है कि लोग जो मैप रिप्रेजेंट करते थे, कार्टोग्राफर जो होते थे, जो मैप बनाते थे, उनकी जो मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया था। 600 ईयर्स में नई नई टेक्नोलॉजीज आई होगी, नई नई नॉलेज मिली होगी उनको, उसके हिसाब से। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हिस्टोरियंस जो है वो कभी भी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, कोई मैप पढ़ते हैं या फिर कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट के बारे में, तो उन्हें बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए। अच्छा, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कुछ अच्छा हिस्टोरिकल चीज़ है पास्ट के बारे में, और ये कब प्रोड्यूस हुई उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए। अच्छा कि हाँ ये चीज़ है पास्ट के लिए, पास्ट के बारे में, और ये कब प्रोड्यूस हुई, उनको एकदम बहुत सेंसिटिव होना चाहिए इस चीज़ को लेके। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। तो हम इसमें देखेंगे कि जो आज जो टर्म हम यूज़ करते हैं और जो मिडिवल टाइम पे जो टर्म यूज़ होती थी, उन दोनों के बीच में जो है काफ़ी डिफरेंस होता था। तो हम अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो जैसे हम पार्ट 1 में देख के आए, अभी हमने डिस्कस किया कि जो इन्फॉर्मेशन जो थी सब कॉन्टेंट के बारे में वो चेंज हो गई थी टाइम के साथ साथ में। तो क्या लैंग्वेज चेंज हो गई थी, वर्ड्स की मीनिंग भी चेंज हो गई थी? हाँ, हो गए थे। हम ऐसे नहीं बोल रहे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से बोल रहे हैं। हिस्ट्री क्या मांगती है? रिकॉर्ड्स मांगती है, एविडेंस मांगती है। तो हिस्ट्री के रिकॉर्ड के हिसाब से जो लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है सालों के साल, मतलब टाइम के साथ साथ में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे हम देखे जाए तो मिडिवल पर्शियन जो है वो डिफरेंट है मॉडर्न पर्शियन से। ये डिफरेंस जो है ऐसा नहीं है कि केवल ग्रामर चेंज हो गई, वोकैबुलरी चेंज हो गई, ऐसा नहीं है। जो वर्ड्स की जो मीनिंग होती है वो भी चेंज हो जाती है टाइम के साथ में। तो बढ़िया एग्जांपल दे रखा है हमारी बुक के अंदर, हिंदुस्तान, उससे समझते हैं इसको। हिंदुस्तान मतलब इंडिया के नाम से उसको जाना जाता है हिंदुस्तान, ठीक है। 13वीं सेंचुरी में जब मिनहाजी सिराज जो एक क्रॉनिकलर थे, क्रॉनिकलर कौन होता है? क्रॉनिकलर होते हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में लिखते हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट लिखते हैं, वो लोग होते हैं। तो किस में लिखते थे? ये अकाउंट्स जो लिखते थे वो पर्शियन में लिखते थे। तो उन्होंने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया उस एरिया को रिप्रेजेंट बताने के लिए। एरिया पंजाब हरियाणा जो लैंड था, गंगा यमुना रिवर जहाँ से फ्लो करती थी, उसके बीच वाला जो लैंड जो था उसको बताने के लिए यूज़ किया हिंदुस्तान टर्म का। उन्होंने टर्म जो है ऐसे यूज़ नहीं किया। हिंदुस्तान टर्म का उन्होंने यूज़ किया पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस कैसे? पॉलिटिकल साइंस जो दिल्ली सुल्तान, जो हम जिसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, उनके जो एरियाज़ जो उनके कंट्रोल में थे, उसके लिए जो लैंड जो उनके कंट्रोल में थे उसको बताने के लिए यूज़ किया था हिंदुस्तान का। तो टर्म हिंदुस्तान जो है उन सब एरियाज़ को इंक्लूड करती है जिन पे दिल्ली सल्तनत ने किंगडम को एक्सटेंड कर लिया था, मतलब वहाँ पे जो है खुद का रूल जो है इस्टेब्लिश कर लिया था, उनको सबको इंक्लूड करती है। बट जो हिंदुस्तान टर्म जो है वो कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं करती है। भले ही वहाँ पे उन्होंने रूल एक्सटेंड कर लिया हो, पर वो कभी भी उसको हिंदुस्तान टर्म जो है वो साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं करती है। उसी की दूसरी तरफ जाके देखा जाए तो 16वीं सेंचुरी में बाबर ने यूज़ किया हिंदुस्तान को क्या बताने के लिए, क्या डिस्क्राइब करने के लिए? ज्योग्राफी, फोना एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब ज्योग्राफी मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, फोना मीन्स एनिमल्स, एंड कल्चर में संस्कृति कैसी है जो लोग वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, उसके लिए यूज़ किया बाबर ने। तो देख लो कैसे डिफरेंट है। उन्होंने किसके लिए यूज़ किया था? जो दिल्ली सल्तनत का जो वो था जहाँ पे रूल इस्टेब्लिश था उसके लिए, उनका जो अंडर में जो लैंड था उसके लिए यूज़ किया था। बाबर बता रहे हैं कि जो लोग ज्योग्राफी, फोना एंड जो कल्चर है, जो लोग सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, उसके लिए हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया। अब उसकी जो अमीर खुसरा जो 14वीं सेंचुरी के पोएट थे, उन्होंने एक पोएम लिखी थी 1318 में। उसमें उन्होंने बताया कि क्या था, हर रीजन की एक अलग लैंग्वेज थी। उसमें उन्होंने लिखा हिंदवी। हिंदवी बताइए, हिंदवी लैंग्वेज जो थी वो कहाँ बोली जाती थी? इन द एरियाज अराउंड दिल्ली, मतलब दिल्ली के आसपास वाले जो रीजन जो है वहाँ पे बोली जाती थी। ये जो दिल्ली के आसपास वाले एरियाज जो है वहाँ बोली जाती थी हिंदवी।
तो देखो एक लैंग्वेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक बता रहे हैं जोग्राफी फोना एंड कल्चर जो है वहाँ पे जो सब कॉन्ट्री में रह रहे हैं वो, एक पॉलिटिकल साइंस में यूज़ कर रहे हैं पंजाब हरियाणा के लिए जो गंगा यमुना के बीच वाला जो लैंड है, मतलब जहाँ पे दिल्ली सल्तनत ने खुद का रूल जो एक्सटेंड कर लिया था उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो तीनों ने अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक। हिंदुस्तान का देखो अलग अलग मतलब अलग इसमें डिफरेंस है। देखो पहला था इन्होंने यूज़ किया था मेरे हाथ से 13वीं सेंचुरी के अंदर, तब अलग चीज़ यूज़ की है। 14वीं सेंचुरी में अमीर खुश राव ने अलग चीज़ के लिए हिंदवी का यूज़ किया था। फॉर अर्ली 16वीं सेंचुरी में बाबर ने यूज़ किया हिंदुस्तान टर्म का, वो अलग चीज़ के लिए यूज़ किया। तो मतलब ये जो अलग होते जोग्राफी कल्चर एंटिटी ये सब सारी चीज़ें जो है उसके साथ हिंदुस्तान टर्म जो है उसके साथ में एसोसिएटेड थी। बट कभी भी जो ये जो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग जो है जो आज उसके साथ एसोसिएटेड है वो कभी भी नहीं थी उसके साथ में। जैसे कि हम देखते हैं ना इंडिया हिंदुस्तान मतलब एक कंट्री एक देश है, एक नेशनल स्टेट है, सॉरी हाँ नेशनल स्टेट है। तो मतलब जो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग जो है जो आज एसोसिएटेड है हिंदुस्तान के साथ में वो मिडिवल टाइम पे नहीं थी। हिस्टोरियंस जो है उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए जो भी टर्म वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब जो है पास्ट में डिफरेंट होता था। इसलिए हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो हिस्टोरियंस जो है उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए कि ये पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है कब प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि उनके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वर्ड्स की मीनिंग भी जो है चेंज हो जा रहे हैं। ऐसे हम एग्जाम्पल देखते हैं फॉरेनर का। तो फॉरेनर आज हमारे लिए फॉरेनर कौन है? कोई भी जो यूएस का वो बंदा हमारी कंट्री में आ रहा है वो हमारे लिए फॉरेनर है, मतलब समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, जो इंडियन नहीं है वो हमारे लिए फॉरेनर है, ठीक है। पर क्या मिडिवल टाइम पे ऐसा होता था? नहीं, मिडिवल टाइम पे फॉरेनर वो भी होता था कोई भी स्ट्रेंजर, कोई अनजान इंसान गांव में आ गया वो फॉरेनर है। कोई भी अगर कोई सोसाइटी में कोई संस्कृति का पार्ट नहीं है अगर, तो वो उनके लिए फॉरेनर है। ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदी में टर्म है परदेसी और पर्शियन में टर्म है अजनबी। कैसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए? जो स्ट्रेंजर, कोई भी अनजान इंसान गाँव में आ गया या फिर कोई उस सोसाइटी का कल्चर का पार्ट नहीं है, वो उनके लिए वो उन सब के लिए ये टर्म जो है यूज़ होती थी। कोई भी बंदा जो सिटी में जो रह रहा है वो फॉरेस्ट में रहने वाले बंदे को हो सकता है फॉरेनर मान ले, बट दो पीजेंट जो कि एक ही गांव में रह रहे हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं थे। भले ही उनका कास्ट रिलीजन बैकग्राउंड अलग हो पर वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं थे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड काफ़ी सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना चैनल को एंड लाइक भी करना वीडियो अच्छा लगे तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।